हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत करता हूँ स्टडी फिज़िक्स के इस लेसन में, जो है फिज़िकल वर्ल्ड का एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजर्वेशन लॉज। ये कंजर्वेशन लॉ क्या होता है और ये कितने तरह का होता है, हमें कौन कौन सा पढ़ना है, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं, जानते हैं कि कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ, ये है द लॉ दोज लॉज which governs the conservation of some physical quantities which remains unchanged with time during any physical process involving different forces are called conservation law. That means कि किसी भी फिज़िकल प्रोसेस के टाइम में जब कोई फिज़िकल क्वांटिटी कंजर्व रह जाता है और जो लॉ उसको डिफ़ाइन करता है वो होता है कंजर्वेशन लॉज। तो देखते हैं ये कितने तरह का होता है। ये बेसिकली हमें जो क्लासिकल फिज़िक्स होता है उसमें हम लोग बेसिकली 4 कंजर्वेशन लॉ को डील करते हैं। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं इन चारों के बारे में। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड मतलब आइसोलेट हो जाना किसी एक सिस्टम या फिर जो बॉडी ऑफ सिस्टम है या फिर असेंबली ऑफ पार्टिकल्स है, वो बाकी सारे सिस्टम से जब अलग हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। यानी एनी सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। यानी अगर कोई एक सिस्टम है जिसको हम लोग चारों तरफ से बाउंड कर देते हैं, मान लेते हैं, और इस पर बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तो इस सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। यानी बाहर के किसी भी फोर्स का या फिर किसी भी क्वांटिटी का इफेक्ट इस सिस्टम पे नहीं पड़ेगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। चलते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे। तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि सबसे सिंपल, आपने पहले भी पढ़ा होगा या फिर कहीं सुना होगा, जाना होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर में एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है। ये बस क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसको हम लोग दूसरे भाषा में हम लोग बोल सकते हैं या फिर दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यानी इसके अंदर का ये जो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर का जो भी एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, वो कंजर्व हो जाता है, यानी कांस्टेंट रहता है। इसके अंदर वो अलग अलग फॉर्म में भले ही चेंज हो जाए, E1 + E2 मान लेते हैं, बहुत सारे एनर्जी फॉर्म्स में है, लेकिन ये सारे जब एक साथ मिल जाएंगे इसी के अंदर में, तो ये सारे टोटल एनर्जी हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्री फॉल और ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। कैसे फ्री फॉल? मान लेते हैं कोई एक बॉल है, उसको हम किसी एक डिस्टेंस या फिर एक हाइट से हम लोग उसको गिराते हैं। ये जब नीचे आता है यानी फ्रीली फॉल होता है और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसको एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ये फ्रीली फॉल हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब गिरता है तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हाईएस्ट होता है, पीक पे होता है। और जब हम लोग जब नीचे आ जाता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाता है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और इस पॉइंट पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ज़ीरो होता है। तो जैसे जैसे ये बॉल नीचे फ्री फॉल होता है, गिरता है, वैसे वैसे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता जाता है। यानी अगर टोटल एनर्जी है एक टी, ठीक है, टोटल एनर्जी टी है, तो वो जो टोटल एनर्जी है वो इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वो पी के इक्वल होगा, और लोवेस्ट पॉइंट पे वो ही पी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। यानी हम लोग देखते हैं कि किसी भी पॉइंट पे इसके जो गिरने का जो पाथ है, वहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी, वो हर बार सेम आएगा सारे पॉइंट्स के लिए। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा देखते हैं ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर कोई एक सिंपल पेंडुलम है, वो अगर ऑसिलेट करता है, मान लेते हैं इस पॉइंट से ये इस पॉइंट तक जाता है, ऑसिलेट करते हैं, यानी एक हाइट ये गेन करता है अगर ये ऑसिलेट करता है तो, ठीक है। तो सेम फ्री फॉल की तरह ही ये जब अपने मीन पोजीशन से अपने किसी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, एक हाइट तक जाता है, तो ये यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होता है। जैसे जैसे यहाँ पे ये जैसे जैसे ऊपर जाता है, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी लो होते जाता है और पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाता है। यानी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी पे, और एक हाईएस्ट पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाता है। सेम इस केस में भी होता है। तो हम लोग जहाँ पे भी हम लोग किसी भी पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी, तो वो हमेशा सारे पॉइंट्स के लिए सेम आएगा, चाहे हम लोग किसी भी पॉइंट्स पे कैलकुलेट करें। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग चलते हैं दूसरे लॉ पे, जो कि है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तुम लोग जब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये लॉ बोलता है कि लीनियर मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट होता है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो। यानी अगर किसी सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, वो उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ही जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है वो करे, तो बाहर से उसका कोई इन्फ्लुएंस ना हो, तो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है उस सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है। हम लोग लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। किसी भी सिस्टम में किसी भी पार्टिकल का अगर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, इनिशियल और फाइनल अगर सेम हो जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक उसका एग्जांपल है रिकॉइलिंग ऑफ गन। जैसे ही किसी गन से एक बुलेट, जैसे ही किसी गन से एक बुलेट फायर होता है, तो ये जो गन का जो मास अगर मान लेते हैं m, और जो बुलेट का जो मास है वो स्मॉल m, ठीक है। और जो बुलेट को जब फायर किया गया तो ये एक v वेलोसिटी से कंसीडर करते हैं, एक v1 वेलोसिटी से ये बाहर निकला, ठीक है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो गन है वो भी कुछ स्लाइड वेलोसिटी के साथ वो पीछे बैकवर्ड पुश करेगा ताकि टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो। तो टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए P इक्वल्स टू एम बी होना ज़रूरी है। यानी m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 इक्वल्स टू डॉट 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 एम एन वी एन सबका सेम होना चाहिए। इसका जो प्रोडक्ट होगा एम बी का वो सबका सेम होना चाहिए, भले ही एम और बी का वैल्यूज़ अलग अलग हो, लेकिन जो प्रोडक्ट आएगा वो सबका सेम होगा। तो अगर ये एम और बी है बुलेट का मास एम और v1 है स्मॉल m, तो गन का मास m होगा, और ये जो गन है उस पर एक स्लाइटली बैकवर्ड फोर्स लगेगा और वो एक v वेलोसिटी अटेंड करेगा, उसको हम लोग करते हैं v2। तो इससे हम लोग देखते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम चलते हैं अगले लॉ पे, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑलमोस्ट सिमिलर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। जैसे कि नाम है ये एंगुलर मोमेंटम और वो था लीनियर मोमेंटम। यानी लीनियर मोमेंटम होता है स्ट्रेट लाइन में और एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी एंगुलर लाइन पे, या फिर एंगुलर मोशन में जब कोई बॉडी होता है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम होता है। ये लॉ क्या बोलता है? द लॉ स्टेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम। जैसे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में देखा, उसमें था नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जब हम लोग लीनियर का बात करते हैं, जब स्ट्रेट लाइन में कोई हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, और जब वही फोर्स जब किसी एंगुलर बॉडी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो वो हो जाता है टॉर्क। तो ये टॉर्क सिमिलर है फोर्स के। टॉर्क जब हम लोग सर्कुलर मोशन या फिर किसी एंगुलर मोशन का बात करते हैं तो हम लोग उसमें टॉर्क लगाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को L से। उसका फॉर्मूला होता है I डॉट ओमेगा। यहाँ पे जो L है वो एंगुलर मोमेंटम, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा है एंगुलर स्पीड। सेम जैसे कोई एक बॉडी है, कोई मास बॉडी है, ये कोई मास बॉडी है, जब ये अपने एक्सिस पे जब ये रोटेट करता है तो इसका जो मास है वो रोटेशनल इनर्शिया में चेंज हो जाता है, बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया। और बॉडी के इसी रोटेशनल इनर्शिया को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो बॉडी का जो मास है वो रोटेशन में है, इसीलिए ये रोटेशनल इनर्शिया गेन करता है, और उसी रोटेशनल इनर्शिया को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब ये रोटेट करते करते ये एक मोमेंटम अटेंड करता है, और उसी मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं एंगुलर। ये एक स्पीड गेन करता है, और उससे जो मोमेंटम जो जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग एंगुलर स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है आई इक्वल टू ओमेगा। अगर हम लोग कंपेयर करें लीनियर मोमेंटम से तो हम लोग कहते हैं पी इक्वल्स टू एम बी। यानी ये है मोमेंटम, एल है लीनियर मोमेंटम, एम है मास, आई है रोटेशनल मास यानी रोटेशनल इनर्शिया, और वी है स्पीड इन लीनियर फॉर्म, तो ओमेगा है एंगुलर स्पीड इन एंगुलर फॉर्म। तब चलते हैं हम लोग अपने अगले लॉ पे, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम लोग चार्ज देखते हैं, ये हम लोग का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है मास से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से।
अब हम लोग चलते हैं अपने अगले लॉ पे, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो हम लोग जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे तो उसमें लोग बोल रहे थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। सेम हम लोग जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बात करते हैं तो हम लोग वही बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही वो क्रिएट हो सकते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर में। वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी कि जो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम है वो कांस्टेंट रहता है। हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हम लोग जब ग्लास रॉड को हम लोग किसी सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब करते हैं तो दोनों में एक चार्ज डेवलप हो जाता है। इनिशियली दोनों का चार्ज ज़ीरो होता है जब रब करने से पहले, बिफोर रबिंग चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है बिफोर रबिंग। जब दोनों को रब करते हैं तो दोनों में चार्ज डेवलप होता है। ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और जो सिल्क क्लॉथ है, ये सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और जब हम लोग टोटल चार्ज जब हम लोग ऐड करते हैं, यानी अगर मान लेते हैं अगर ग्लास रॉड में अगर प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ और सिल्क क्लॉथ में माइनस क्यू चार्ज डेवलप हुआ, तो हम जब टोटल चार्ज को जब हम लोग ऐड करेंगे यानी प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, तो ये टोटल ज़ीरो हो जाएगा, यानी एग्जैक्टली बिफोर रबिंग। यानी आफ्टर रबिंग जो टोटल चार्ज होगा वो भी ज़ीरो होगा, यानी बिफोर रबिंग भी ज़ीरो था और आफ्टर रबिंग भी ज़ीरो हुआ टोटल चार्ज, नेट चार्ज। तो यहाँ से पता चलता है कि जो टोटल जो चार्ज हुआ वो कंजर्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 4 लॉ ऑफ कंजर्वेशंस, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में इतना ही। बाकी आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चंस हो, वो आप कमेंट में ज़रूर पूछें।